में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र और आप देख रहे हैं सियासी रन, सत्ता का महासमर। इस महासमर में सेकंड फेज की ओर भी हम बढ़ रहे हैं और सेकंड फेज के लिए चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। राजस्थान सहित 13 राज्यों की 88 सीट पर 26 तारीख को मतदान होगा, लेकिन मतदान के लिए कहीं पे मौसम खराब है तो कहीं पे गर्मी ज्यादा है। ऐसे में राजनीतिक दलों की भी स्थिति बेहतर नहीं है। पहले चरण के कम मतदान की वजह से उन्हें भी ऐसा लग रहा है कि पता नहीं अब क्या होगा। अब जीत हार के मुद्दे से बड़ी बात यह है कि मतदान प्रतिशत कैसे बढ़ाया जाए। 2019 से लगभग 7% मतदान कम हुआ और उससे चिंताएं सबकी बढ़ी हैं। बेशक दावा कोई कुछ भी करे, लेकिन अंदर से सबको महसूस होता है कि पेपर कैसा गया है। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन सेकंड फेज के बिगनिंग में ही मुद्दे काफी बड़े बड़े आ गए और मुझे लगता है कि जब 7वां चरण 1 जून को होगा तब तक क्या होगा। हिंदू मुसलमान संविधान बदल डालेंगे, बहुत सारी ऐसी बातें, और मुझे लगता है कि राष्ट्रीय मंचों से अगर कहीं बात आती है तो यही आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राजस्थान से लेकर के पश्चिम तक बार बार इस बात को कहना पड़ रहा है कि संविधान नहीं बदला जाएगा। अमित शाह कितनी बार कह चुके हैं, लेकिन विपक्ष हमलावर संविधान बदल डालेंगे इसको लेकर के हैं। एक बड़ी बहस का मुद्दा चल गया। लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री अब ये भी दावा लगा रहे हैं कि आपके हक का आरक्षण मुसलमानों को दे दिया जाता, या आपके हक का सोना ज्यादा औलाद वाले ले जाते। मंगलसूत्र तक भी बातें आ चुकी हैं। खैर, लेकिन हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी साहब और राजीव जैन साहब जुड़े हुए हैं और हम चर्चा करेंगे सेकंड फेज में जिस तरह के अल्फाज राजनीतिक दलों के माध्यम से आए हैं कि उम्मीद तो यही की जाती है कि राजनीति जो टकटकी लगाई हुई जनता होती है वो यही सुनती है कि मेरे हक की बात क्या है। लेकिन फिलहाल वोट कम होने का कारण ये लोगों के समझ में आ रहा है कि नेता अपने हक की बात कर रहे हैं, हमारे हक की बात नहीं कर रहे हैं। जो मैं समझ पा रहा हूं वो एक बड़ा कारण हो सकता है। ओम जी, क्या लगता है, या तो मंचों से जिस तरह की सहूलियत भरी भाषा आनी चाहिए थी, सहजता के साथ समझने वाली और जहन में उतरने वाली, या तो मतदाता तक नहीं पहुंच पा रही है, या राजनीतिक दल जो परोसना चाहते हैं उसी को सर्वोपरि समझ करके बैठे हैं कि हमने जो कह दिया या हमने फेंक दिया या मार्केट में जो परोस दिया उससे जनता ले लेगी। क्योंकि मतदाता की बेरुखी, और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये देख रहा हूं मैं कि आंकड़े बताते हैं 18 से 25 साल तक का जो मतदाता है, फर्स्ट पेज में मात्र 38% उसका मतदान हुआ है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिसको हम भारत का भविष्य लोकतंत्र की मजबूती के लिए मान रहे हैं वो ही बेरुख है। तो क्या माने कि वास्तव में राजनीतिक दलों को मुद्दों पे आना पड़ेगा, या फिर जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा कि मुद्दे चाहे नेशनल कहने को हो लेकिन चुनाव लोकलाइज होता जा रहा है। चाहे राजस्थान, इसका उदाहरण ले लीजिए आप। देखिए, उम्मीद तो यही करते हैं कि मुद्दों के ऊपर चर्चा हो, चाहे वो नौजवान हो चाहे सामान्य नागरिक हो, और जो उसके सामने सीधी सीधी समस्या उस पर चर्चा हो। और वो जैसे महंगाई है, बेरोजगारी, ये मोटी मोटी समस्याएं हैं, इन पे कोई बोलता ही नहीं है कुछ। और वो अपने हिसाब से सारा एजेंडा बनाते हैं, उसके साथ चर्चा होती है। प्रधानमंत्री अभी आए और 2 सभाएं उन्होंने एड्रेस की, बांसवाड़ा में की और टोंक उनियारा में की। अब उसमें उन्होंने जिस भय की चर्चा की है वो बड़ा कमाल का है। वो 1993 से चल रहा है। जो मुस्लिम समाज में आरक्षण देने का सिलसिला है वो 1993 से चल रहा है, और उससे बड़ी शासन बदल गए हैं। और उसके बाद में फिर जब मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे तो खुर्शीद अहमद जो आलम मंत्री थे माइनॉरिटी के, उनके वक्त में भी आया था। उन्होंने कुछ आगे बढ़ के इसको यूपी के इलेक्शन से पहले करने की कोशिश की। तो उस वक्त के जो चुनाव आयोग के चीफ थे कुरैशी साहब, तो उन्होंने इस पर ऐतराज किया, तो उनके हुक्म को भी नहीं माना। तो फिर अपील की गई, वहां पर उनकी तरफ से ही गई राष्ट्रपति के पास में। राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल जी, और वो सारा सीन बदलता है और उनको मनमोहन सिंह जी को
बाध्य करके वो हटाना पड़ता है। तो एक प्रतिबद्धता का वो जमाना था जो हमने देखा है कि चुनाव का आयोग कैसे काम करता था, और राजनेता तो अपनी इच्छा के मुताबिक हमेशा से करते रहे हैं कि जिससे उनकी पार्टी को और उनके वजूद को ज्यादा लाभ हो, ऐसा। लेकिन अभी अभी ये जो चर्चा यहाँ पर हो रही है टोंक में जो हुई या फिर बांसवाड़ा में हुई, ये मेरा ख्याल है कि ये कुछ बहुत नीचे चली गई। इस तरीके से अब प्रधानमंत्री के उस पर टिप्पणी तो क्या करें, लेकिन बाजरे के उसके अंदर क्या छिपा के रखेंगे, वहां का भी सर्वे करेंगे। तो ये दो गठबंधनों का लड़ाई है, एनडीए का और इंडिया का। तो उसमें ये समझ में नहीं आया कि ये इस तरह की भाषा से कहाँ काम चलेगा। सामान्य जन तो आपको गठबंधन तो समझता है, लेकिन साथ साथ नहीं समझता कि आप जिस संसदीय पोजीशन में हैं और आपकी जिस तरीके से हम सम्मान करते हैं, उसमें आप हमें ऐसी भाषा में चीजें समझाएंगे जिससे कि कोई टेंशन ना हो। लेकिन वो बिल्कुल विपरीत रहा है। और यही पहले उनका कहना है कैसे रामनवमी पर इन स्टेट्स में जहां पर भारतीय जनता पार्टी का शासन। पर क्या लगता है आपसे, जो तमाम मुद्दे, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे दूसरे दल हो, मतलब इंडिया गठबंधन हो और चाहे एनडीए हो या फिर क्षेत्रीय दल हो, जिस तरह से चुनाव प्रचार में देख रहा हूं, लगता है आपको कि सेकंड फेज में हम तो कोशिश ये कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन भी कर रहा है कि मतदान का प्रतिशत बढ़ना चाहिए, मतदान जरूर करना चाहिए, लेकिन लगता क्या आपको, क्या इस तरह से मतदान बढ़ पाएगा? मुझे शक है कि लोग इतने हताश हो चुके हैं राजनीतिक दलों के इन क्रियाकलापों से कि वो जानना चाहते हैं कि डेमोक्रेसी को अगर जीवित रखना, आगे बढ़ाना है, तो आपको अपने आप को अनुशासित, अपनी भाषा का अनुशासन, अपनी राजनीति का अनुशासन रखते हुए लोगों के बीच में जाना पड़ेगा। अगर आप नहीं जाएंगे तो चलिए मैं वापस लौट रहा हूँ सर, वापस लौटूंगा, मैं राजीव जी का रुख करना चाहूंगा। राजीव जी, सेकंड फेज आते आते ही राजनीतिक दल जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, और पहले तो हमारी कलम भी अलाउ नहीं करती थी। जब मैं 1997 में राजस्थान के एक बड़े अखबार में जब मैंने ज्वाइन किया था, तो हमें सिखाया गया था कि समुदाय विशेष लिखते हैं, कुछ ऐसी भाषाओं के बारे में बाकायदा एक एडवाइजरी टाइप समझाया गया था कि इनका अपन प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन आजकल तो सब कुछ धड़ल्ले से जब मंचों से होता है तो हम भी वही लिखते हैं। तो क्या लगता है आपको कि वास्तव में चुनाव थोड़ा सा अपने स्वार्थी मुद्दों की ओर मुड़ रहा है या जनहित के मुद्दों पे चर्चा हो रही है? दोनों ही तरफ से आप देखिए, कांग्रेस हो चाहे कांग्रेस के संगठक दल इंडिया गठबंधन से जो अलायंस में है, वो लोग मोदी जी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं कि संविधान बदल डालेंगे, और मोदी जी बाकायदा इसकी सफाई भी दे रहे हैं कि आपके आरक्षण का कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, संविधान नहीं बदला जाएगा, मैं आपको गारंटी देता हूं इस बात की। और मोदी जी तो हर बात की गारंटी भी दे रहे हैं, खुद ही गारंटी है वो। और वो कह रहे हैं कि आपके हकों पर समुदाय विशेष का हक हो जाएगा। मंगलसूत्र की भी बातें आ चुकी, कितनी बातें आ चुकी। क्या लगता आपको कि ऐसे में पब्लिक की दिलचस्पी रहेगी? क्यों मैं इस हिसाब से कह रहा हूं, जयपुर का स्टेचू सर्कल, वहां पे जनरली हर तरह के लोग मिलते हैं। मेरे को 20-22 लोगों का एक ऐसा धड़ा भी मिला जो ताश पीट रहे थे और अपनी मस्ती में मस्त थे, उनका कोई लेना देना नहीं था देश में चुनाव हो चाहे कुछ भी, ठीक है वोट डाल दिया, हमारा काम खत्म होगा, क्यों कर रहे हो। फिर हमने पूछा उनसे कि नहीं साहब जो कुछ चल रहा है, तो मुद्दे तो आप लोग समझ नहीं रहे हो, क्या मुद्दे चल रहे हैं? मुद्दे हैं। हमने उनसे पहले उन्होंने जिक्र किया अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी किया, इंदिरा गांधी का भी किया, और भैरव सिंह शेखावत साहब का भी जिक्र किया कि व्यंग और तीर वो भी चलाते थे लेकिन ब्लो बेल्ट नहीं जाते। तो आपको लग रहा है कि चुनाव ब्लो बेल्ट जा रहा है? देखिए, इसमें तो राजनीतिक दल ही ज्यादा जिम्मेदार है और राजनेता जिम्मेदार है। आपने वाजपेयी का, भैरव सिंह जी का, उन पुराने नेताओं का जिक्र किया। वो एक दौर निकल गया, योगेंद्र जी, मैं पहले भी कई बार कह चुका कि वो दौर गुजर गया। पिछले 25 साल की हम राजनीति देखें तो उसमें 15 साल कांग्रेस ने, यूपीए ने शासन किया, 10 साल भाजपा ने शासन किया। तो ये 25 साल की जो राजनीति है, इसमें काफी बदलाव आया, नई खेप आ गई एक राजनीति में, जिनके हाथ में नेतृत्व आ गया। और जो अभी सत्तारूढ़ पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, तो उसमें तो एक जो आइडियोलॉजिकल पार्टी भाजपा को मैं मानता हूँ, भाजपा और कम्युनिस्ट पार्टी, तो जो हार्डकोर आइडियोलॉजी वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं नेतृत्व संभाले बैठे हैं। तो उनकी भाषा, और भाजपा का तो सन 1952 जब पूर्ववर्ती जनसंघ था, उसकी जो नींवी डली थी वो हिंदुत्व की राजनीति पर डली थी। तो वो शुरू से कहते आ रहे थे तुष्टीकरण नहीं होगा, अपीचमेंट नहीं होना चाहिए,
हम सत्ता में आए तो ये कर देंगे, वो मतलब जो उनकी ये विचारधारा थी। आज आप उनके संकल्प पत्र, घोषणा पत्र, दोनों दलों के जो प्रमुख दल है उनके देख लें, तो जो भाजपा का संकल्प पत्र है उसमें कहीं अल्पसंख्यक या मुस्लिम समुदाय के लिए कहीं एक शब्द भी नहीं है। उनका तो सारा है कि सबका विकास या उस तरीके का। लेकिन कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में पूरा एक पेज दिया, जिसको लेकर शुरुआत में ही प्रधानमंत्री ने भी अटैक कर दिया और पूरी भाजपा ने भी अटैक कर दिया कि कहीं ना कहीं इनके घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाया दिखती है। मतलब छाया दिखती है उस रूप में उन्होंने कहा कि जिस तरीके से कि ये वो कानून लाएंगे, ये पर्सनल लॉ लाएंगे, ये लाएंगे, जिसका भाजपा हमेशा विरोध करती आ रही थी। अब पहले फेज का जो पहले चरण का जो मतदान हुआ वो बहुत कम हुआ। वो एक अपन लोगों के लिए जो लोकतंत्र में बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं उनके लिए तो चिंताजनक है, लेकिन राजनीतिक दल भी बहुत परेशान हो गए। वो परेशान हुए, अपने लिए चिंता की बात है। आप और हम सब तो ये कोशिश करते हैं कि सब लोग वोट देने जाए, कहीं भी किसी को भी दें जो उनको पसंद हो। लेकिन जिस तरीके का आप अभी जिक्र कर रहे थे कि जो भाषा का इस्तेमाल या जो समुदाय विशेष के लिए कहा गया, तो मैं तो शुरुआत से ही कहता आ रहा हूँ कि भाजपा तो उसका उपयोग करेगी, वो पूरा आक्रामकता की तरफ ले जाएगी इस चुनाव को, अपने प्रचार अभियान को। वो अपने भाषणों में कह सकती, जो उसका कोर वोटर है वो उसको नहीं खोएगी। उसका कोर वोटर जो भाजपा का है उसको अपने लुभाने के लिए, अपने पक्ष में, अपने पाले में खड़ा रखने के लिए वो निश्चित तौर पे कांग्रेस की जो बातें हैं या उनका घोषणा पत्र है उसको कहीं ना कहीं जोड़ते हुए और पुरानी बातों से भी जोड़ते हुए, आप देखिए 5 मई या 6 मई 2006 की बात है, प्रधानमंत्री उस समय तत्कालीन मनमोहन सिंह थे। उन्होंने नीति आयोग की या राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में साफ तौर पर कह दिया था कि इस देश के संसाधनों में पहला अल्पसंख्यकों का, खासकर मुस्लिम समुदाय का है। तो प्रधानमंत्री या भाजपा उससे जोड़ते हुए आज के संदर्भ में ले आई। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी क्या किया कि वो जातिगत जनगणना का राग अलाप रही है। बिल्कुल, तो जातिगत जनगणना की काट के लिए भाजपा ने अपना जो उसका कोर मुद्दा रहता है, जो वो बहुसंख्यक कार्ड खेल रही है, वो धार्मिक आधार पे ले आई, वो हिंदू मुस्लिम पर ले आई, वो 80-20 के डिवीजन पर ले आई। जी, भाजपा को लगता है कि मेरा जो कोर वोटर है, मेरा जो समर्थक वर्ग है वो मेरे पाले में खड़ा रहे, तो उसको बांधे रखने के लिए वो उस ध्रुवीकरण पे ले आई। वो तुष्टीकरण का मुद्दा उठा रही है कि भाई ये तुष्टीकरण करते हैं, हम तुष्टीकरण नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो राजीव जी, ये तो ही बात हमें राष्ट्रीय मंचों से जिस तरह से इस इलेक्शन अभियान के दौरान चीजें चली उसको लेकर के हमने चर्चा की है। लेकिन बात हम राजस्थान पे आएंगे। 13 सीट का मतदान होना बाकी है, यानी कि चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। 26 तारीख को वोट डाले जाएंगे। फर्स्ट फेज में हमने जब बात की थी, चुनाव प्रचार 17 तारीख को थमा था, तभी बात की थी, और बात यही थी कि राष्ट्रीय मुद्दे गौण हैं और चुनाव काफी लोकलाइज हो गया है, यानी कि आपसी। शेखावटी की भी बात की हमने, दूसरे क्षेत्रों की भी बात की। अब बात आती है 13 क्षेत्र जिसमें मेवाड़ और मारवाड़ दोनों हैं। हाड़ौती के भी, अंचल की भी कुछ सीटें, एक सीट है, 2 सीटें हैं। तो ये टोंक सवाई माधोपुर से लेकर के पूरी बेल्ट आपके जोधपुर तक जाती है। क्या लगता है आपको कि चुनाव मुद्दों से ज्यादा लोकल मुद्दों पे फिक्स होता जा रहा है चुनाव, व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप चीजें? देखिए योगेंद्र जी, निश्चित रूप से ये स्थानीय उस पे कहीं ना कहीं बदलता जा रहा है चुनाव। जो राष्ट्रीय मुद्दों पे होना चाहिए था वो मुद्दे, ठीक है, बड़े नेता आते हैं, वो प्रचार करते हैं, अपनी बातें रखते हैं, वो स्थानीय मुद्दे भी किसी ना किसी अप्रत्यक्ष तौर पे तो उठा ही देते हैं, जिससे वहां की जनता कहीं ना कहीं उसको किस तरीके से आकर्षित करे, उनका मकसद ये होता है। और जहां तक जो मुद्दों की बात है कि जैसे महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, योगेंद्र जी मैं बताऊं, मैंने तो पिछले 6-7 चुनाव देख लिए, लोकसभा विधानसभा के चुनाव, ये मुद्दे उठते हैं। हर दल ये चीजें कहता है कि हम ये कर देंगे। जो विपक्ष में होता है वो उस पर आरोप लगाता है कि ये भ्रष्टाचार, महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई। वो दूसरा पक्ष जब सत्ता में होता है तो दूसरा उसका विरोध में करता है। आप पिछले 5-6 चुनावों के उस समय के या चुनावी दौरान के मीडिया की रिपोर्ट से उठा के देख लें, ये मुद्दे होते हैं। लेकिन आखिर में जो चुनाव होता है वो अलग मुद्दों पे, जाति पे, धर्म पे, स्थानीय मुद्दों पे, उन चीजों पे चला जाता है। अब जो 13 सीटों का आपने जिक्र किया, ये 13 सीटें बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें आप देखिए 2 तो केंद्रीय मंत्री हैं, उनका चुनाव है, एक तो बाड़मेर से कैलाश चौधरी और एक जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत। लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला कोटा से, और 2 इसमें रोचकता मैं दूसरी तरफ भी देखता हूँ, 2 पूर्व मुख्यमंत्री हैं,
वो उनके पुत्र लड़ रहे हैं, तो दो पूर्व मुख्यमंत्रियों के अपने पुत्र मुंह है, तो वो अपने उन दोनों ही, चाहे वसुंधरा राजे हो चाहे अशोक गहलोत हो, अपने पुत्रों के क्षेत्रों में ज्यादा समय दे रहे हैं। उनकी पूरी कोशिश है कि वो जीत जाए किसी भी रूप में। अब जहां तक वसुंधरा राजे की बात है, वो 4 बार सांसद है, अब वो जाएंगे 5वीं बार हो जाएंगे तो बहुत सबसे वरिष्ठ सांसद होंगे राजस्थान के, माँ के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि वसुंधरा जी भी 5 बार सांसद रह चुकी हैं। 5 बार सांसद है। तो अब दुष्यंत सिंह भी यदि जीत जाते हैं, जैसी संभावनाएं है, वहां से जो रिपोर्ट आ रही है कि वो बहुत आगे है, वहां वो आसान जीत लेंगे, क्योंकि वो सीट भी मतलब पूर्व काल जनसंघ के जमाने से जनसंघ और भाजपा की रही है। और दूसरी तरफ सीट का जिनका जिक्र कर रहे हैं, मैं जहां तक समझ पाता हूं, बेटे फेस हैं, चुनाव इधर माताजी लड़ रही हैं और जालोर में पिताजी लड़ रहे हैं इस बार, क्योंकि वसुंधरा जी वहां के अलावा कहीं गई भी नहीं है। देखिए, इस बार की जो मौजूदा विधानसभा है, उसका एक ये सौभाग्य है कि 2 पूर्व मुख्यमंत्री भी एक साधारण एमएलए की तरह उसमें बैठते हैं। अब वो उनके अपने पुत्रों को कहीं ना कहीं राजनीति में जमाना चाहते हैं कि किसी रूप में वो एक स्टेब्लिश हो जाए, या हर पिता की इच्छा होती है, इसमें कोई दो राय नहीं, और दोनों राजनीतिक क्षेत्र में काम भी कर रहे हैं। लेकिन अंदर जो एक आम जनचर्चा होती है, तो वो कहीं ना कहीं उन बेटों का जिक्र नहीं होता उनके नाम का, कि वैभव कौन, कि अशोक गहलोत के पुत्र, दुष्यंत कौन, की वसुंधरा राजे के पुत्र। हम सब आम आदमी भी इस चीज का ही जिक्र करता है कि ये बड़े नेता अपने पुत्रों को संभाल रहे हैं। इस चुनाव में तो इन 13 सीटों पे जो राजस्थान में सबसे रोचक जो नतीजा आएंगे, इन 2 सीटों पे सबकी सबसे ज्यादा निगाह भी रहेगी राजस्थान वासियों की। देश के लोगों की तो अलग चीजों पे रहेगी, गजन सिंह पे। अगर हम बात करें तो देखिए, इस पेज में राजस्थान में 2 सीट का जिनका जिक्र किया, सबकी निगाहें हैं, क्योंकि वसुंधरा राजे पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान की, केंद्रीय राज्य मंत्री रही हुई हैं और 5 बार खुद सांसद रहे हैं। राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसी तरह से 3 बार मुख्यमंत्री और कई मर्तबा सांसद रह चुके, केंद्र में मंत्री रह चुके अशोक गहलोत। दोनों सीट पे जालोर, सिरोही और कोटा, माफ करिएगा, झालावाड़ 12, इस पे दोनों की साख दाव पे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की जोधपुर सीट से, और अगर हम बात करें केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, उनकी साख लगी हुई है बाड़मेर जैसलमेर सीट से। तो कुछ ऐसी वीआईपी सीटें हैं। यूं तो हरीश मीणा राजस्थान के डीजीपी रहे हैं, वो टोंक सवाई माधोपुर से चुनाव लड़े। ओम बिरला, देश के प्रोटोकॉल में अगर हम देखें तो 4था नंबर आता है उनका। जो वाकई इस फेज की हॉट सीट कही जा सकती है, कोटा बूंदी, वह भी एक बड़ी सीट है। और जिसमें कोटा सीट बड़े कड़े मुकाबले की है, ओम बिरला के लिए आसान जीत नहीं होगी, क्योंकि देखिए जिस तरह से कोटा में जो सीपी जोशी चित्तौड़गढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं, वो राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन पे सारा दारोमदार इलेक्शन का है। पूर्व केंद्रीय मंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष रहे सीपी जोशी, वो निकटवर्ती भीलवाड़ा से चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस तरह से है वो जो जानकारी, हाँ, तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हम आपके सामने शेयर कर रहे हैं और बात भी कर रहे हैं कि वास्तव में राजस्थान की स्थिति क्या है। 2 करोड़ 80 लाख मतदाता सेकेंड फेज के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 152 प्रत्याशी अपने भाग्य का आजमा रहे हैं सेकेंड फेज के लिए राजस्थान में। लेकिन मैं तो कहूंगा चुनाव लोकतंत्र में जो लड़ रहा सभी खुशनसीब हैं। हाँ, लेकिन 13 लोग वो होंगे जिनको 4 जून को शेरा बंधेगा जीत का 152 में से, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन वोटिंग परसेंटेज पे सभी का ध्यान है, और मुझे लगता है कि राजनीतिक दल अपनी ओर से भी कोशिश कर रहे हैं। और मैंने सुना भी है कि बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, सब ने अपने विधायकों को, जो विधायक प्रतिनिधि के रूप में रहे हैं, जिन्होंने चुनाव लड़ाए हार गए हों, उन लोगों को बाकायदा पाबंद किया गया है कि आपके क्षेत्र में वोटिंग परसेंटेज बढ़ना चाहिए। लेकिन एक बात मैं राजीव जी जानना चाहूंगा यहाँ पे, कांग्रेस तो देखिए तैयारी के मामले में, वहां तो आप लोग तो दोनों सीनियर हैं, वहां तो भगवान भरोसे काम चलता है, वहां नेता ज्यादा हैं, कार्यकर्ता होते ही नहीं है। मतदाता खुद ही कार्यकर्ता बन जाए तो बन जाए, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस आ रही है, डर रहा, उसके बाद में सुधरा भी नहीं है। बीजेपी ने वाकई अपना, चाहे संघ पृष्ठभूमि का एक बहुत बड़ा लेवल और वर्कर उनके पास में है जो काम आता, उसकी स्ट्रेंथ है। पन्ना प्रमुख हो, चाहे बूथ प्रमुख हो, मोहल्ला प्रमुख हो, इतनी सारी चीजें बना रखी थी, और उनकी बार बार मीटिंग होना। मैं तो 2 साल से सिलसिला देख रहा हूँ, कई बार यहाँ आते नहीं साहब, आज हमारे पन्ना प्रमुखों की मीटिंग थी, वो थी। लेकिन आपको लगता है कि ये सवाल मैं इस वजह से कर रहा हूं कि कई कार्यकर्ताओं ने उस दरमियान ये भी बताया
कि सर इतना ओवर बर्डन कर दिया हम लोगों को कि आज ये मीटिंग, आज वो मीटिंग, आज इस प्रमुख की मीटिंग, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कार्रवाई भी कागज में रह गई, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज तो यही बताता है। नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से आप सही कह रहे हैं कि ये कागजों में रह गई। जो उन पे मॉनिटरिंग वाली कमेटी होती है पार्टी की, उसकी कहीं ढिलाई रही, उसकी कमजोरी। जयपुर जैसे का ही उदाहरण हम देख लें तो वहां या तो इसको कह सकते हैं एक अति आत्मविश्वास हो दोनों पक्षों में। एक पक्ष तो ये मान रहा था कि मैं तो जीत ही नहीं सकता, दूसरा पक्ष ये मान रहा था कि हम तो वैसे ही जीत रहे। तो उनका जो उस लेवल का कार्यकर्ता होता है, बूथ लेवल का कार्यकर्ता, तो वो भी उस तरीके से निष्क्रिय सा हो गया। उन्होंने कहा जीत ही रहे हैं कि हम तो जीतेंगे नहीं। तो ये दोनों एक चीजें जो होती हैं, तो जो कार्यकर्ता जो बूथ लेवल पे काम करता है, जो अपने समर्थक मतदाता को बूथ तक लाता है, उसने कहीं ना कहीं कमजोरी रही। उसके लिए कमजोरी, तो उसके लिए इनका नेतृत्व जिम्मेदार है दोनों दलों का, कि उसने अपने उन कार्यकर्ताओं को जो ग्राउंड पे काम करने वाला है उसको इतना सक्रिय या इतना मजबूती क्यों नहीं प्रदान की उस दिन के लिए। अब कई चीजें होती है जिसका मैं अपन यहाँ जिक्र नहीं कर सकते सार्वजनिक तौर पे, वो आप और हमको भी मालूम है कि क्या क्या कमजोरियां रही होंगी दोनों के पक्षों की। जी मैं एक बात बताना चाहता हूँ। एक बड़ी दिलचस्प एक मुलाकात हुई है आज नायडू साहब की और आडवाणी साहब की। और नायडू साहब ने बड़ी चिंता व्यक्त की है कि जो जिस तरीके से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, जिस तरीके से लोग आ रहे हैं, जो कल तक गाली दे रहे थे इधर को, कल तक वो गाली उधर दे रहे थे, तो ये तो राजनीति का बड़ी मिलावट है। इससे इसके लिए तो निर्वाचन आयोग को और इस कानून में कोई परिवर्तन करना पड़ेगा। तो बड़ा दिलचस्प। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा सर, कानून बहुत सख्त है। कानून तो बहुत सख्त है। कानून, मुझे लगता है किसी कानून में आज भी कोई अमेंडमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कानून बहुत सख्त है, लेकिन यही टीएन सेशन साहब थे जिन्होंने सबको एहसास करा दिया था कि कमीशन है। मेरे जैसे पढ़ा लिखा आदमी तो उस समय पता लगा था, हम तो किताब में पढ़ लेते थे, सामने आ गया तो रट्टा मार के लिख देते थे कि इलेक्शन कमीशन ये होता है, इसका ये कार्यकाल होता है, ये राइट्स होते हैं, रट के। लेकिन प्रैक्टिकली जो समझ में आया टीएन सेशन से आया कि हाँ, कमीशन ऐसा भी होता है और उसका डंडा इतना मजबूत होता है, ये तो हमें पता ही नहीं था। चलाने वाले पे होना चाहिए। आजकल इतने आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं कमीशन के लिए। मैंने आपको कुरैशी का नाम लेके दिया कि सरकार मुस्लिम आरक्षण के लिए ही सराह कर रही थी और वोट बनाना चाहती थी, लेकिन कैसे उन्होंने चिट्ठी लिखी प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट से आदेश करवा कर मनमोहन सिंह जी को बाध्य किया गया कि उसे नहीं कर सकते आप। अब ये संभव हो सकता है क्या? ये इस चिंता को मैं इस चिंता से जोड़ रहा हूँ जो नायडू साहब ने आज व्यक्त की कि ये जो लोगों का लगाव। ओम जी, आपके पास में आना चाहूंगा। 13 सीट को लेकर के अगर हम बात करना चाहें तो 13 सीट में हर जगह का अपना एक मुद्दा है। बाड़मेर एकदम सुदूर जो जगह है, अभी वहां की स्थिति देखिए कि वहां त्रिकोणीय मुकाबला है। मुझे लगता है कि राजस्थान में शायद इस पूरे 25 लोकसभा सीट में बाड़मेर एक ऐसी सीट है जिसमें त्रिकोणीय मुकाबला है। और ये नहीं कि उपस्थिति दर्ज कराने जैसा नहीं, त्रिकोणीय मुकाबला, अच्छा मुकाबला है। बाकी सीट पे सीधी आप ये कह सकते हैं कि एक जो बांसवाड़ा वाली सीट है वो अलायंस में चली गई है। बाकी तो सब जगह भाजपा कांग्रेस आमने सामने है, मुद्दे भी काफी लोकल हैं। और जो जिस तरह से मैं तो देख रहा हूं पहली बार कि पहले वास्तव में इसी तरह की चीजें चलती थी, लेकिन मोदी साहब की गारंटी केवल मंच से होती है, लेकिन धरातल पे चाहे वो कोई भी प्रत्याशी हो, वो सामने वाले के दमखम पे उसे कैसे घेर सकता हूं, उसकी रणनीति ये गारंटी से ज्यादा वो ये गारंटी देना चाह रहा है कि इसको घेरा कैसे जा सकता है। देखिए, संकट यही हो गया है योगेंद्र जी के भारतीय जनता पार्टी की गारंटी नहीं है, ये सिर्फ मोदी की गारंटी है। जो भारतीय जनता पार्टी की गारंटी नहीं समझी जा सकती है, धीरे धीरे पता लगेगा हम लोगों को। लेकिन दिलचस्प मुकाबले मुझे 3 नजर आते हैं। तो वो है एक तो बाड़मेर पे, जिससे एक नौजवान ने जो भारतीय जनता पार्टी का टिकट चाहता था और जिसका बैकग्राउंड है छात्र नेता का, जोधपुर वाला पार्टी, और उसको ना नजरअंदाज करके और जिस तरीके से कैलाश चौधरी को वहां पर रखा, और साथ साथ में कांग्रेस ने जो आरएलपी के जो उम्मीदवार आए उनको वहां पर, तो वहां बड़े कांटे का सिलसिला, डिवीजन बिल्कुल कम्युनिटी वाइज होकर के, और इसमें बिल्कुल साफ है कि जिसके साथ में एससी के लोग चले जाएंगे या अदर वो जीत जाएगा। लेकिन मुकाबला हो रहा है वहां पर। फिर साथ में नजर आता है मुझे जोधपुर का, जहाँ पर जलदाय मंत्री जो है वो मुचाइडा के साथ में जो मुकाबला हो रहा है, इसमें भी कम्युनिटी जो गुजरात के इम्पैक्ट से
रूपाला वाला जो सिलसिला बना उसे राजपूतों को अपना एक रवैया होकर कैसे कर दिया है। और ये का ही हाल आपको ट्राइबल्स में नजर आ रहा है कि मालविया की, मुझे लगता है कि मालविया के तीसरे नंबर पे ना पहुंच जाए, क्योंकि रोत जो है वो आदिवासियों में ज्यादा प्रभावी नजर आ रहा है इस वक्त। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन तो तीसरे वो तो फाइट तो जो है वो रोत और मालविया के बीच है, क्योंकि कांग्रेस वो तो पहले खारिज कर चुके। डामोर तो हो गया, लेकिन वो जिस तरीके का ट्रायंगल बना है उसमें ये बना, मतलब एक दूसरे को बताने के लिए कि ये लड़ रहा है, ये लड़ रहा है करके ना, उस पर कह रहा हूँ। लेकिन ट्राइबल्स में जितनी चेतना आई है वो अपनी किस्म तो करें। और साथ साथ में लोकसभा के जो स्पीकर लड़ रहे हैं गुंजल के सामने, वहां के संवाद भी बड़े बड़े रोचक रहे होंगे जिस तरह के सुनाई दे रहे हैं, तो वहां भी ठीक हो रहा है। बाकी तो देखिए, अब वसुंधरा जी के बेटे का तो कोई जवाब ही नहीं होता। निश्चित रूप से वसुंधरा जी जब बैठी हुई है वो सीट से पूरा पकड़ है। जालोर सिरोही का मैं कह नहीं। चले, मैं माफी चाहूंगा, मैं समय का अभाव में रोकना चाहूंगा। तो राजस्थान की अगर हम बात करें तो 13 सीट में से जिसमें सेकंड फेज पे इलेक्शन होना है 26 को, वहां बाड़मेर को छोड़ के, बाड़मेर में त्रिकोणीय मुकाबला है। रविंद्र भाटी निर्दलीय, श्री विधायक, उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को कड़े मुकाबले में अपने आप को साबित किया है और ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है। सब जो भी अनुमान लगा रहे हैं उनका यही मानना है। लेकिन दूसरी सीटों पर सीधा मुकाबला अलायंस और बीजेपी के बीच है, जहां किसी भी आप सीट की अगर आप बात कर लें दिग्गज मुकाबले में है, और देखो क्या होता है। लेकिन हम तो चलते चलते यह जरूर कहना चाहेंगे कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। आप अपनी स्वेच्छा अनुसार, ये देखिए आपको कितनी सहजता दी कि आप सुबह वोट डाल सकते हैं, आप शाम को डाल सकते हैं। अगर 6 बजे तक भी आप मतदान केंद्र पे पहुंच गए और अंदर एंटर हो गई, तो रात को 10 बजे तक भी अगर मतदान कराना पड़े तो आपका मताधिकार का इतना इंपॉर्टेंस है कि आपको इतना वीआईपी ट्रीटमेंट उस ईवीएम तक पहुंचने के लिए दिया जाएगा। आप जरूर उसका उपयोग करें। गवर्नमेंट की माफ करिएगा, कमीशन की ओर से हर तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। हर तरह से मतलब है कि पिंक बूथ है, आपको सेल्फी पॉइंट भी दिया गया है, सारी चीजें हैं। उसके बावजूद भी अगर आप वोट नहीं डालते तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी खामोशी है वो चिंता का विषय है, जो समझने की आवश्यकता है। लेकिन चलते चलते हम एक बात जरूर कहेंगे कि सूरत के फैसले ने सीरत ही बदल दी इस चुनाव की, जो मुझे लगता है कि शायद 1952 जब पहला लोकसभा का चुनाव हुआ उसके बाद से ऐसा केस पहली बार आया है कि प्रत्याशी ने अपनी तरह से पार्टी को साइडलाइन करके साजिश रच दी, अपने अधिकारों से अपने रिश्तेदारों से तो साइन करा दिए और उनको सबको गोल कर दिया। अब ऐसे में तो क्या किया जा सकता है, भगवान मालिक है। खैर चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और हमारी विशेष पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।